नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कम्युनिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सरकार ने एक बार फिर एमएसपी पर 100% दलहन की खरीद के लिए प्रतिबद्धता जताई है। वहीं सरकार ने आंध्र प्रदेश से दालों की खरीद की सीमा को 1 महीने के लिए बढ़ा भी दिया है। ये मियाद बढ़ाने का क्या कारण है और आगे सरकार की दलहन खरीद कितनी रह सकती है, स्टॉक्स क्या हैं और निर्भरता की इसके ऊपर क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे गेस्ट। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर और वहाँ पर किस तरह की मूवमेंट है उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले बात दालों पर, और हमारे साथ आईपीजे के मिस्टर बिमल कोठारी जुड़ चुके हैं। बिमल जी नमस्कार। सरकार ने पहली बार तो ऐसा नहीं कहा, बार बार वो कहती जा रही है, कैसे देखते हैं आप इस रिआइटरेशन को? धन्यवाद मनीषा जी, शो पे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, सरकार ने जो प्रोक्योरमेंट है अभी कुछ तेजी पकड़ी है। जो सरकार ने तुअर की बात की थी कि हमें 13 लाख टन हमें प्रोक्योरमेंट करना है, उसके सामने लगभग 4 लाख टन प्रोक्योरमेंट हो चुका है। लेकिन जो अभी हम मंडियों में आके देख रहे हैं वो आके काफ़ी कम पड़ रही है। हालांकि जो प्राइस जो है अभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास या उससे नीचे हैं, तो प्राइस बढ़े नहीं है, प्राइस स्टेबल है। लेकिन अब आके धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि तुअर की क्रॉप को निकले हुए लगभग 5 महीने हो चुके हैं। दिसंबर में हमारा हार्वेस्ट होता है और अब हम अप्रैल के लगभग आखिरी वीक में पहुंच चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जी का जो 13 लाख टन का जो अनुमान है वो पूरा हो सकेगा। लेकिन सरकार ने 1 महीने की अवधि बढ़ाई है, तो हो सकता है इसमें कुछ क्वांटिटी उनको और मिल जाए, क्योंकि प्राइस जो है एमएसपी के नीचे हैं। तो किसान को उनको एक एनकरेजमेंट होगा कि वो एमएसपी में सरकार को अपना जो स्टॉक है उनको बेचे। इसके अलावा जो चना विमल जी खाली एक चीज पहले समझना चाहूंगी। तुअर को आते हुए 5 महीने हो गए हैं, सरकार खरीदने को तैयार है, बाजार में आवक क्यों नहीं है? क्या क्रॉप को लेकर कुछ चिंताएं हैं? कैसे कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप इस स्थिति को? नहीं, इस समय लगभग देखिए 5 महीने में काफी सारा स्टॉक निकल चुका है, कुछ स्टॉक में भी चला गया है। और कुछ किसान अभी धीरे धीरे लाएगा, क्योंकि वो भी देखता है कि मुझे जो भाव नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने लास्ट ईयर बहुत अच्छे भाव देखे हैं, तो वो भी धीरे धीरे क्वांटिटी को लाएंगे। तो क्या सरकार की प्रोक्योरमेंट डिलेड रही है और इसलिए सरकार को नहीं मिला? और जैसे आपने कहा 13 लाख टन उनका टारगेट है, कितना वो अचीव करते हुए नजर आएंगे? मैंने देखा कि जो शुरुआती जो महीने थे उस समय बहुत कम प्रोक्योरमेंट हुआ था। अभी जो प्रोक्योरमेंट है उसकी जो गति है, जो अभी लास्ट 1-1.5 महीने से पकड़ी है, उससे पहले जब जब सरकार हमारा हार्वेस्ट हुआ था और जनवरी महीने में अगर आप देखें तो बहुत ही नॉमिनल प्रोक्योरमेंट हुआ था। अगर सरकार उस समय वो अगर अराइवल के टाइम में ज़्यादा मात्रा में वो अगर प्रोक्योरमेंट करते, तो मैं समझता हूँ उनको एक अच्छी क्वांटिटी मिल सकती थी। रहा दूसरी दालों का अगर आप देखें तो मसूर लगभग 50,000 टन अभी तक प्रोक्योरमेंट हुआ है। तो मसूर का हार्वेस्ट शुरू है, वो लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। और चने भी में भी जो है अभी बहुत ही नॉमिनल प्रोक्योरमेंट हुआ है। तो चने में भी जो पेस है बहुत स्लो है। ये एमपी में 21 तारीख से शुरू हुआ है और राजस्थान में 10 तारीख से शुरू हुआ है। लेकिन अभी क्वांटिटी बहुत ही कम मात्रा में सरकार को मिली है। और जबकि चने के दाम भी अगर आप देखें, राजस्थान में जो है 52 से 55 रुपये मंडियों में चल रहा है, गुजरात में 50 से 55 रुपये चल रहा है, और एमपी में 52 से 55 रुपये चल रहे हैं। तो अगर हम भाव देखें तो भाव भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे है। लेकिन प्रोक्योरमेंट की जो गति है वो बहुत धीरे है। और मेरे ख्याल से अभी इसको सरकार ने अभी 21 तारीख से शुरू किया है, तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ गति आनी चाहिए। और किसान अब इसमें जैसा हमें मार्केट मालूम पड़ रहा है कि काफ़ी लोग स्टॉक भी करना चाहते हैं इन भाव में, तो लोगों ने काफ़ी अच्छी को मात्रा में स्टॉक भी किया है चने का। तो हो सकता है कि सरकार को इसीलिए कुछ क्वांटिटी नहीं मिली है, लेकिन सरकार ने इसमें भी काफ़ी देरी से शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ इसीलिए हमारा जो प्रोक्योरमेंट है वो नहीं के बराबर हुआ है। और ये जो चने की आवक है कुछ समय तक और चलेगी। तो सरकार का जो अनुमान है कि 25 लाख टन लगभग खरीदना है, मुझे नहीं लगता कि उतना वो खरीद पाएंगे। फिर भी चले, हम देखते हैं कि आगे किस तरह अवस्था बनती है। विमल जी, जस्ट टेकिंग अ स्टेप बैक यहाँ पर, और जिस तरह से सरकार लगातार बार बार बोलती रही है कि हम जितना भी मिलेगा सारा एमएसपी पे ले लेंगे, कई बार तो ये भी कहा है कि हम करंट मार्केट प्राइसेस पे भी यहाँ पर ले लेंगे, वो बातें रही हैं लेकिन हमने ऑन ग्राउंड वो नंबर्स क्रिएट होते हुए नहीं देखे। आपको लगता है एक बार और इसके सामने अगर प्राइवेट ट्रेड को देखें तो आपको क्या लगता है उनके पास कितना पड़ा है? फार्मर्स कितना पीछे यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं? देखिए, ये आंकड़े देना बड़ा मुश्किल है। अच्छी खासी मात्रा में प्रोक्योरमेंट हुआ है, क्योंकि भाव चने के काफी नीचे आ गए थे। नीचे में जो प्राइसेज हैं राजस्थान में 48 से 49 रुपए तक आ चुके थे। गुजरात में भी लगभग 50 रुपए चने के भाव थे। तो लोगों ने अच्छी मात्रा में प्रोक्योरमेंट किया है।
और मैं इसमें स्टॉक नंबर्स देना मुश्किल होगा कि कितने कितनी क्वांटिटी प्राइवेट सेक्टर ने परचेज किया, लेकिन अच्छी मात्रा में प्राइवेट सेक्टर ने इसमें प्रोक्योरमेंट किया, ऐसा हमको जानकारी मिली है। और देखिए, लेकिन मैं एक अभी भी आपके माध्यम से सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो येलो पीस का जो फ्री इंपोर्ट है, उसकी वजह से भी इसमें काफ़ी इम्पेक्ट हो रहा है हमारे प्राइसेस के ऊपर में। जो प्राइस क्यों नहीं बढ़ते जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि जैसा कि आपने बोला कि तुअर की जब अराइवल कम है तो तुअर के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। गेहूं के दाम इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि जो सस्ती दालें हैं उससे जो जो डिमांड है तुअर की, वो उससे काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है। आज जो मटर है वो 40-42 रुपए में मटर की दाल मिल रही है, तो जो तुअर की दाल है 125 रुपए में जो कंज्यूमर है उसको, वो जो हमारे जो एक बड़ा सेक्टर है, जो मासेज जो है वो उनके लिए प्राइस बहुत सेंसिटिव चीज है। इसलिए क्या हमने देखा कि इतने सस्ते भाव होने के बावजूद भी, तुअर के एमएसपी के नीचे होने के बावजूद भी, तुअर की अभी दालों की डिमांड बहुत कम है। इसलिए मार्केट बहुत ही स्लो है, बहुत ही शांत है। मार्केट में कोई इसमें दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और दामों में कोई हलचल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इनडायरेक्ट जो हम इन प्राइसेस को सप्रेस कर रहे हैं इंपोर्ट की तरह, इंपोर्ट की वजह से, ये इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है अच्छा नहीं होने वाला है। इससे जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम होगा और हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते जाएंगे। किसानों को अच्छे प्राइस मिलने चाहिए, उसके लिए सरकार को सस्ता इंपोर्ट बंद करना ही चाहिए। अब वो बात तो यहाँ पर है ही, और ये बात लगातार हम सरकार से कहते भी रहे हैं, आपके द्वारा भी, और ऑफ कोर्स काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस जो यहाँ पर सरकार को भी गई हैं। बिमल जी, एक और चीज़ यहाँ पर, आत्मनिर्भरता से तो हम काफ़ी दूर हैं, सस्ता इंपोर्ट यहाँ पर जारी है, सरकार उसे एक्सटेंड भी यहाँ पर करती रही है। एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति इंडियन मार्केट्स में दालों को लेकर है, आप कैसे देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स राइट नाउ? बिकॉज काफ़ी सारी कंट्रीज लगातार ये डेडलाइंस को यहाँ पर देखती हुई चलती हुई नजर आई हैं। एज ऑफ नाउ जिस तरह से जो कनाडा है या ब्राज़ील है, जहाँ से भी हम ककोआ बीन्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, अर्जेंटीना ने ऑफकोर्स यहाँ पर काफ़ी कुछ किया है, कैसे देखते हैं किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं? देखिए, हमारे बाकी सब जो पॉलिसीज है हमने सरकार ने, जैसे तुअर है, उड़द है, मसूर है, इसको पूरे लंबे समय तक बढ़ा दिया है। 1 साल तक का इंपोर्ट अलाउड है। मसूर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चने पे भी जो पहले 66% ड्यूटी थी उसको घटा के 10% कर दिया है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं वो भी फ्रीली अलाउड है। सिर्फ एक मटर है जिसमें अब वो अवधि बार बार बढ़ा रहे हैं। अभी जो अवधि है 31 मई तक की है। अब अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सरकार का क्या कदम होगा। हमने ये, क्योंकि ये 7 बार एक्सटेंशन हो चुका है जब से 1.5 साल से पॉलिसी बनी है, और 1.5 साल में उन्होंने 7 बार एक्सटेंशन किया है। अब हमें इसे ये बड़ा अनुमान लगाना कठिन है कि सरकार इसमें क्या करेगी। लेकिन मेरा सुझाव ये है, मैं सरकार से अपील करूंगा कि आप इस एक्सटेंशन में येलो पीस के इंपोर्ट, जो सस्ता इंपोर्ट हो रहा है, इसको बंद करें। तो क्योंकि जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे, किसानों को जो है उत्पादन को बढ़ाने का जो है वो उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि हम इसको अचीव कर पाएंगे। ये हमारा ऐसा सोचना है। इसके लिए हमने सरकार को बार बार अपील भी की है और अभी भी हम सरकार के साथ इसे मिल के काम करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो सस्ती दाल की वजह से जो बाकी दालें हैं उनके डिमांड में बहुत बड़ा अंतर आया है। क्योंकि मैंने अभी कहा था कि सस्ती दाल की वजह से जो हमारा डिमांड है वो शिफ्ट हो जाता है। हमारे जो मासेज है वो अपने मासिक बजट को देखते हैं। उनको लगता है कि एक अच्छी दाल हमको सस्ते भाव मिल रही है, तो फिर हम महंगी दाल क्यों खरीदेंगे। तो ये सब चीजों को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। ये जो तुरंत के जो डिसीजन है कि अभी की समस्या को दूर करना है, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए, इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। क्योंकि 2030 तक मनीषा जी, हमें 40 मिलियन टन दालों की जरूरत पड़ेगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती रही तो हमारा इंपोर्ट जो है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। पिछले साल हमने लगभग 67 से 68 लाख टन इंपोर्ट किया था, और अगर ये स्थिति बनी रहेगी तो मैं समझता हूँ कि हमारा इंपोर्ट बढ़ते जाएगा और आगे सालों में हम लगभग 10 से 12 मिलियन टन का इंपोर्ट करने लगेंगे। जी, एब्सोल्युटली। अगर 2024 के नंबर्स देखे जाएं तो रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हमने इस साल में यहाँ पर आते हुए देखे थे। बिमल जी, एक फाइनल सवाल, और सरकार आत्मनिर्भरता की बात तो कर ही रही है, साथ ही साथ एमएसपी को डिफेंड करने की भी बात कर रही है, जो हमने इस बार दालों में होता हुआ नहीं देखा। वन, आपको क्या लगता है कहां पर जाएंगे दालों के प्राइसेस आगे जाते हुए? और जिस तरह से हम ये बार बार रिआइटरेशन सरकार की तरफ से आता हुआ देखते हैं, उसे आप फाइनली कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, अगर दालों के भाव की अगर जो बात करते हैं, दालों के अलावा इस साल 2025 में लगभग 4 महीने पूरे हो चुके हैं, दालों के भाव एमएसपी से नीचे ही रहे हैं। और मुझे नहीं लगता, अगर ये इंपोर्ट इस तरह जारी रहा सस्ती दाल का, तो मुझे नहीं लगता है कि दालों में कोई वृद्धि होगी। और जबकि मैं समझता हूँ कि या तो एमएसपी या थोड़ा एमएसपी के ऊपर भाव रहने चाहिए, ताकि
ये बैलेंसिंग जो बैलेंस है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चीज या तो बहुत महंगी हो या बहुत सस्ती हो। हमेशा एक बैलेंस रहने से आपकी पॉलिसी एक संतुलित रहेगी। उससे सभी स्टेक होल्डर्स को, जितने हितधारक हैं, उनका फायदा होगा, भले वो किसान हो या कंज्यूमर हो या ट्रेड हो या और इवन सरकार हो। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि कई बार इन्फ्लेशन के नंबर को देखते हुए वो इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, और हम बहुत ज़्यादा सस्ती दाल इंपोर्ट करके हम जरूर कंज्यूमर को फायदा जरूर पहुंचाते हैं, लेकिन इससे हमारे जो लॉन्ग टर्म में हमारे किसान हैं, हमारा ट्रेड है, इवन सरकार को भी इसमें नुकसान होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी, एक बैलेंस पॉलिसी होने की बहुत जरूरत है, कि इसमें ऐसा ना हो कि हम बहुत सस्ती दाल भी इंपोर्ट करें और दालों के दाम भी बहुत ज़्यादा ना महंगे हो। इसको बैलेंस करने के लिए जो हमने पहले भी बार बार आपके माध्यम से कहा है कि डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि एक बैलेंस पॉलिसी रहे और हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, हमारे किसान भी प्रोत्साहित हो, और वो हम हमें जो 40 मिलियन टन दालों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। पॉइंट टेकन विमल जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही सही तरीके से वो समझाने के लिए भी कि पॉलिसीज में कहाँ चेंजेस की जरूरत है, और सरकार का एक तरफ यहाँ पर प्रतिबद्ध रहना कि एमएसपी पे दालें खरीदेंगे, वो हमने होता हुआ नहीं देखा। वहां पर भी कुछ डिलेड देखने को मिले हैं। और जी हाँ, एब्सोल्युटली जो पीली मटर का इंपोर्ट है, जहां पर हम 7 बार एक्सटेंशन देख चुके हैं, जो लगातार इंडस्ट्री ने इसके विरुद्ध में यहाँ पर बात की है कि वो अपना एक पर्पज सॉल्व कर चुका है, वहां पर शायद इसे करेक्ट करने की जरूरत है। तो वो स्टेप्स आशा है कि सरकार ऑफकोर्स उस तरफ यहाँ पर देखेगी। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे हमारे एक्सपर्ट, आपको बताएंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। हमारे साथ अब टेक्निकल आईक्यू के प्रोप्राइटर अखिलेश जैन है। अखिलेश नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने पर ही सवाल जानना चाहेंगे, यहाँ से अब क्या करने की राय है? जिस तरह के वॉलेटाइल मूव्स हमने बनते हुए देखे, ऑल टाइम हाइज के बाद अब कुछ रेजिस्टेंस, क्या लेवल्स आप देखते हैं? नमस्ते मनीषा जी। जैसे हमने 2 दिन पहले से ही यूएस गवर्नमेंट्स की तरफ से एक निगोशिएशन वाले स्टेटमेंट्स आते हुए देखे, और वहां पे हमने एक डीप करेक्शन जिसके कारण अनसर्टेनिटी के कारण जिस कारण गोल्ड मूव कर रहा था अपसाइड, वहां पर थोड़ा सा क्लियरिटी आता देखा, और यहाँ से एक डीप हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी। हाउएवर मुझे लगता है कि अभी जस्ट इट्स ऑल अबाउट द निगोशिएशन स्टेटमेंट। अभी वहां पे इतना क्लियरिटी नहीं आया कि किस तरह से निगोशिएशन होगा टैरिफ रेट्स को लेकर। तो मुझे लगता है कि कल के जो बॉटम्स बने थे 94,000 के आसपास, वो एक क्रूशियल सपोर्ट बना हुआ रहेगा गोल्ड के अंदर। और जब तक ये प्राइस लेवल ब्रिज नहीं करते, तो वापस से मुझे लगता है कि एक अपवर्ड रैली यहाँ पे गोल्ड 1-2 दिन में दिखा सकता है। हाउएवर ये जो रैली है वो कैप रहनी चाहिए 97,500 550 तक। अगर आज स्पेसिफिकली बात करें ट्रेडिंग की, तो मुझे लगता है कंडीशनल आप बाय कर सकते हैं। 96,200 के ऊपर गोल्ड यहाँ पर निकलता है तो एक बार बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है 97,500 के टारगेट्स के लिए, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो आप 96,000 के आसपास का प्लेस कर सकते हैं। तो फॉर इंट्राडे कंडीशनली बाइंग की जा सकती है। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। अखिलेश, मार्केट काफी टाइम से इसके इंतजार में है कि कब चांदी यहाँ पर चढ़ेगी, यहाँ पर क्या सेंस है? देखिए, आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने कल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस ब्रेक होता देखा। यहाँ पर एक चीज और क्लियरिटी रखनी चाहिए कि जैसे ही टैरिफ वॉर से रिलेटेड कोई सर्टेनिटीज आएगी, तो यहाँ पे बेस मेटल अलॉन्ग विद दैट चांदी जो अंडर परफॉर्म कर रही थी, वो कहीं ना कहीं एक रैली देखने को मिलेगी। और हमने पिछले 2 सत्रों में देखा भी है कि सोना आफ्टर लॉन्ग टाइम चांदी से नीचे आ गया है। चांदी वापस से प्राइस रेफरेंस से यहाँ पे ऊपर आई है। तो यहाँ पे जैसे जैसे सर्टेनिटीज आती आएगी, चांदी के अंदर तेजी रहनी चाहिए। 33.10 दैट वुड बी द क्रूशियल सपोर्ट। मुझे लगता है जब तक प्राइसेस इसके ऊपर है, ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। ऊपर में एक बार 34.5 तक मुझे लगता है। वहीं M6 की बात करें, और अगर केवल इंट्राडे की बात करनी है, तो 96,800 का आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। और इवनिंग सेट में मुझे लगता है डेटा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 98,500 800 तक हम भाव देखें। तो चांदी मुझे बात लगता है कंपेरेटिवली सिल्वर गोल्ड सॉरी। फेयर पॉइंट। मेटल्स की तरफ अगर यहाँ पर रुख करें तो कॉपर की आउट परफॉर्मेंस अब भी यहाँ पर जारी है। एक बहुत बड़ी मुनाफा वसूली हमने जरूर आते हुए देखी, जहाँ पर MCX पे प्राइसेस 800 के नीचे भी गए, लेकिन जिस तरह का रीबाउंड है और एक लास्ट महीने में 10% की तेजी फिर से यहाँ पर लौटी है, यहाँ पर क्या करने की राय है? बिल्कुल, अभी स्ट्रक्चर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए मेटल्स का पॉजिटिव लग रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि
जैसे ही यहाँ से क्लियरिटीज आएगी उसका डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो मेटल्स एज वेल एज सिल्वर को मिलना चाहिए। मुझे लगता है कॉपर करंट भाव में एज वेल एज डिप्स पे बाय करने का कमोडिटी है, अप टू 847 तक भी मिलता है तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। 844 का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। एक दो दिन में मुझे लगता है कॉपर 865 66 तक हमको भाव देखने को मिलना चाहिए। वहीं जिंक में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। यहाँ पर भी करंट भाव से लेकर अप टू 250 तक आप बाय कर सकते हैं। 247.25 का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं टारगेट आप 254-55 की रेंज तक देख सकते हैं। तो दोनों ही मेटल्स में बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है जी। अखिलेश जी, और एक सेंस यहाँ पर कच्चे तेल पर भी दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी वॉलेटाइल मूव्स हैं। कल एक समय पे लगा था कि 69 के लेवल तक हम यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली फिर से आई है। देखिए, जिस तरह से थोड़ा सा सप्लाई कंसर्न है, नंबर्स थोड़े ज्यादा आए हैं, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ओवरवेट कर रहा है। बट एज ए होल मुझे लगता है कि अभी एक रेंज बाउंड फैशन में रहना चाहिए। यहाँ पे दोनों साइड के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक जो अपसाइड कैप है वो M6 मार्केट के अंदर 5750 के आसपास है। तो 5750 का एक अपर कैप लगता है मुझे, और नहीं नीचे 5000 के आसपास का एक बेस नजर आता है। However, फॉर इंटरडे पर्पसेस नियर लो के आसपास आता है बाजार, तो आप बाय कर सकते हैं। 53.5 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली मुझे लगता है कि एक बार 5450 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल भी चलता है तो वापस से हम एक बार 5700 तक रिटेस्ट कर सकते हैं जी। अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम कमोडिटीज पर अपनी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। ऑफ कोर्स बहुत वॉलेटाइल डेज हैं और वो एक्सपर्ट एडवाइस इज वेल टेकन। इसी के साथ लेकिन एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।